गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग इस वीडियो सेगमेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो सेगमेंट में भाग 6 तक हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आपको सेल यानी कोशिका संरचना एवं कार्य सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के इस वीडियो सेगमेंट में हम आपको भाग 7 यानी भाग 7 पर ठीक है डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने ये वीडियो सेगमेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में बना रखा है। हम आपको याद करा देते हैं कि हम सभी लोग कोशिकांग पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशिकांग को 3 श्रेणी में बांट रखा है। पहला कोशिकांग दोहरी झिल्ली का होता है, जिसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें हमने पहले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर लिया था, फिर हम लोगों ने गाल्जी बॉडी पर डिस्कस किया था, फिर तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर डिस्कस कर लिया था, जो एक प्लांट सेल ऑर्गेनल्स था। और आज दोहरी झिल्ली का लास्ट कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की है। इस पूरे वीडियो सेगमेंट में हमारी पूरी प्रोसेस रहती है कि हम एक छोटे से वीडियो लेक्चर में 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपको एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कंप्लीट समझा पाए, जो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हम उम्मीद कर पा रहे, और आप लगातार अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते रहे। बेसिक टू डीप हायर तक हम एक एक बातों को क्लियर करते जा रहे। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो लेक्चर शुरू से ना देखा हो, उनसे हमारा निवेदन होगा, आप सेल वाला चैप्टर तभी पूरा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे जब आप एक एक वीडियो सेगमेंट को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि सारे वीडियो सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका की सबसे पहले प्रत्येक सेल ऑर्गेनल्स की खोज के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं अंतःद्रव्यी जालिका की खोज किसने की है, डिस्कवरी। अगर हम अंतःद्रव्यी जालिका की खोज की बात करेंगे तो के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 ईस्वी में अंतःद्रव्यी जालिका की खोज की थी। ये एक विशेष प्रकार का नेटवर्क दिखाई दिया था यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसे के.आर. पोर्टर ने सबसे पहले खोजा था। यानी द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द के.आर. पोर्टर इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंतःद्रव्यी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने किया है। देन हम इसकी उपस्थिति पर चलते हैं। प्रेजेंटेशन। अंतःद्रव्यी जालिका कहाँ उपस्थित होती है। अंतःद्रव्यी जालिका ब्रह्मांड के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। दोबारा सुनेंगे, अंतःद्रव्यी जालिका की उपस्थिति ब्रह्मांड के सभी कोशिकाओं में होती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अंतःद्रव्यी जालिका प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, बट यह कोशिका के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से अनुपस्थित होती है। ब्रह्मांड में किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतःद्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना या स्ट्रक्चर क्या है। संरचना को लिखने से पहले हम संरचना को पहले समझ लेते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस यानी केंद्रक के चारों तरफ एक चपटी सी मेम्ब्रेन होती है। ये यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित चपटी नलिकाएं होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनका मुख्य स्वरूप केंद्रक के चारों तरफ होता है। और इनमें जो मुख्य संरचनाएं होती हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य केंद्रक वाला भाग है। ये उसका मुख्य केंद्रक भाग का, इसके अंदर जो आपको डार्ट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये मुख्य केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर द ड्राइवर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का चालक न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाया जाता है, जो डार्ट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोमैटिन पाया जाता है, जो क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन सेल डिवीजन में करता है। इसके अलावा चारों तरफ से एक इन्वेलोप या झिल्ली पाई जाती है, जो पूरे केंद्रक को घेर कर रखती है। दिस मेम्ब्रेन, दिस झिल्ली, इस मेम्ब्रेन को हम इस मेम्ब्रेन को हम दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो पूरी चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखती है। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मान ले, तो बीच बीच में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है यानी खंडित होती है, और उसके द्वारा एक पोर्स बनता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, उसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में मुख्य रूप से क्रोमैटिन पाया जाता, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। दूसरा मुख्य क्रोमैटिन पाया जाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन का भाग होता है, जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी करता है।
इसके अलावा चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन इन्वेलोप पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसके अलावा यह झिल्ली बीच बीच में अवरुद्ध होती है जिसे हम न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म को सीधे साइटोप्लाज्म से जोड़ने का कार्य करती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना देखते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलोप के बाहर पतली पतली ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं चपटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ राइबोसोम, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका जिनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले अगर हम इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहें तो हम ये मान लेते हैं सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ एक नेटवर्क होगा जो कभी कभी कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचनाओं पर राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कण के रूप में राइबोसोम अटैच होते हैं। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं जिन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटरनल सेगमेंट की तरफ चले आंतरिक संरचना में, तो तीन मुख्य संरचनाएं सिस्टर्नी, दूसरा वेस्किल और तीसरा ट्यूब्यूल पाया जाता है। यानी अंतःद्रव्यी जालिका की इंटरनल सेक्शन में तीन संरचनाएं होती हैं। पहली संरचना फ्लैटेंड चपटी चपटी लंबी लंबी नलिकाएं हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये लंबी चपटी नलिकाएं होती हैं जो शाखित रूप में होती हैं, शाखा विहीन रूप में होती हैं और इन पर राइबोसोम अटैच होते हैं। दोबारा कान खोलकर सुनेंगे। अंतःद्रव्यी जालिका के आंतरिक भाग में लंबी लंबी शाखा विहीन नलिकाएं पाई जाती हैं जिन पर राइबोसोम अटैच होते हैं। इन शाखा विहीन नलिकाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं इनमें नेटवर्क लाइक होती हैं, जाल के रुमा शाखा युक्त होती हैं जिनमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। इन नलिकाओं को ट्यूब्यूल्स कहते हैं या इन नलिकाओं को नलिकाएं कहा जाता है। तीसरी, एक झिल्ली से घिरी हुई कुछ मटेरियल सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ रसायनों को सराउंड किए हुए भाग होते हैं जिन्हें हम वेस्किल कहते हैं। तो अंतःद्रव्यी जालिका के आंतरिक संरचना में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेस्किल पाया जाता है। देख लेते हैं तीनों को। ये हेडिंग देखेंगे। इनकी संरचना मुख्य रूप से तीन भागों में बटी होती है। सबसे पहले सिस्टर्नी क्या है? ये लंबी चपटी शाखा विहीन है जो मुख्य रूप से केंद्रक के बाहर विन्यसित फैली होती है नेटवर्क के रूप में। क्लियर? इसके अलावा दूसरा ट्यूब्यूल्स नलिकाएं, ये जलिकाबद्ध संरचनाएं होती हैं जो शाखा विहीन नलिकाओं के साथ यानी सिस्टर्नी के साथ फैली होती हैं। तीसरा वेस्किल्स, ये एक झिल्ली की अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल भरा होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। संरचना के बारे में पूरा मैं एक साथ बोल देता हूं, सुनेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में और केंद्रक द्रव के बाहर पाई जाने वाली चपटी नलिकाएं होती हैं जो नेटवर्क के रूप में पाई जाती हैं। इनमें संरचना के आधार पर तीन मुख्य संरचनाएं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेस्किल पाई जाती हैं। सिस्टर्नी मुख्य रूप से शाखा विहीन चपटी लंबी नलिकाएं होती हैं जिन पर राइबोसोम लगा होता है। ट्यूब्यूल्स एक सखित संरचना होती है जो सिस्टर्नी के साथ पाई जाती है, जबकि वेस्किल एक झिल्ली की बने हुए भाग होते हैं जिनमें एक मुख्य रूप से रसायन भरे होते हैं। साथ में हम इनकी अगर टाइप्स की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, तो अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार का RER और SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इनको जानना अति आवश्यक इसलिए है कि इन दोनों के कार्य अलग अलग कोशिका में होते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उन्हें हम RER कहते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उन्हें SER कहते हैं। लाइक दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ब्लैक रंग के स्ट्रक्चर्स राइबोसोम हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित हैं जिन्हें RER कहा जाता है, और इन संरचनाओं में राइबोसोम अनुपस्थित हैं जिन्हें हम SER कहते हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य पर डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंतःद्रव्यी जालिका मुख्य रूप से किसी सेल के अंदर मेन जो फंक्शन प्ले करती है वह सिंथेसिस का करती है। गाल्जी बॉडी में भी हमने देखा था कि मुख्य रूप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा गाल्जी बॉडी में सिंथेसिस का फंक्शन होता था, तो एक्स्ट्रा फंक्शन भी देखा गया था सेल प्लेट और एक्रोसोम का फॉर्मेशन। तो संश्लेषण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है और किसी सेल के अंदर संश्लेषण होना यह मुख्य कार्य माना जाता है। सबसे पहला कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है जो SER करता है। आपको 12th की क्लास में या अगर ठीक है 12th की क्लास पढ़ाई जाती है वहां अनुलेखन और अनुवादन पढ़ाया जाएगा। आप ये ध्यान से सुनेंगे, हमारे सेल्स के अंदर DNA के द्वारा RNA का फॉर्मेशन होता है और RNA के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। DNA के द्वारा RNA का निर्माण अनुलेखन और RNA के द्वारा प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है। इसके अलावा RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया राइबोसोम के ऊपर होती है, यानी राइबोसोम एक फैक्ट्री का कार्य करता है जिसके द्वारा RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यहां देखिएगा RER के ऊपर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अनेक राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है, यानी अंतःद्रव्यी जालिका का RER प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके अलावा अंतःद्रव्यी जालिका का SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाते वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण करता है। इसके अलावा तीसरा कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर किसी भी जंतु कोशिका में स्टोर करने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के संश्लेषण का भी कार्य किया जाता है, जिसे SCR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्टेरॉइड का संश्लेषण, स्टेरॉइड एक विशेष प्रकार का मटेरियल है जिसका संश्लेषण भी SER करती है। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म यानी सेल के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का कार्य भी SER करती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अगर हम किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें और ये सेल में जाकर टॉक्सिफाइड हो जाती है तो उसे डिटॉक्सिफाइड करके ब्लड में भेजने का कार्य भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर पदार्थों का अभिगमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मटेरियल सेल में प्रवेश करते हैं उन्हें वेसिकल में सराउंड करके एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। समटाइम कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जैसे प्लाज्मोडेस्माटा नामक विशेष संरचना के द्वारा कुछ प्लांट सेल में और कुछ भाग में प्लाज्मोडेस्माटा जैसी संरचना एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरण का भी कार्य करता है। तो एक बार फंक्शन को दोबारा सुनेंगे। पहला मुख्य फंक्शन प्रोटीन का संश्लेषण, दूसरा फंक्शन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, तीसरा ग्लाइकोजन का संश्लेषण, चौथा स्टेरॉइड का संश्लेषण, पांचवा कैल्शियम का फॉर्मेशन या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करके समाप्त करना। इसके अलावा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये मुख्य 8 कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। तो दिस सेगमेंट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अच्छे से इन सेगमेंटों को लिखते रहें और तैयार करते रहें। इसके अलावा हम आपको एक विशेष बात याद कराना चाहेंगे, अपने टारगेट को फिक्स कर मेरा जो टारगेट क्लास 11th की बायोलॉजी को पढ़ाने का है, हम अभी चैप्टर सेल पर डिस्कस कर रहे हैं और हमें चाह रहे हैं कि हम सेल को बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि हमारे अन्य चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो जाए, हम उन्हें अच्छे से समझ पाए। तो जो टोटल 21 चैप्टर्स हैं इनमें से हम जून तक आपको बायोलॉजी का लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे और हम 50% सिलेबस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वैसे वीडियो लेक्चर लगातार जारी रहेगा, बट जून के बाद हम फिर शुरुआत से नए चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। तो जो भी वीडियो लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नोटिफिकेशन अगर आपको YouTube पर मिल रहा है तो उसे आप अच्छे से जरूर तैयार करें और उन्हें अच्छे से आप लिखते भी रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पर डिस्कस करेंगे।